ये कहानी शुरू होती है अफ्रीका के कोस्टल एरिया में, जहां एक इल्लीगल फिशिंग वेसल पर दो सेलर्स कायो और रूकी एक शार्क को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। एक वेपन का यूज करके वो दोनों शार्क को मार देते हैं और उसका फिन काटकर बाकी बॉडी को समुद्र के बीच में फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों सेलर्स अपने कलेक्ट किए हुए फिन्स के साथ फोटो खींचते हैं। उसी वक्त उन्हें रेडियो पर एक इमरजेंसी कॉल आती है। इस मैसेज के साथ उन्हें एक फ्लेयर भी दिखता है जो उस एरिया के सारे शिप्स को तुरंत पोर्ट वापस आने का ऑर्डर देता है। कायो सोचता है कि वापस जाना बेहतर है क्योंकि उसे डर है कि कोस्ट गार्ड उन्हें अरेस्ट कर लेगा, लेकिन रूकी अपना शिकार छोड़ना नहीं चाहता। तभी अचानक उनका शिप हिलने लगता है और साथ ही 5 शार्क्स का एक शोल सीन पर आता है सिंक्रोनाइज स्विमिंग करते हुए। वो शिप की तरफ बढ़ते हैं और उसके हल से टकराते हैं, जिसे कायो और रूकी पानी में गिर जाते हैं। कायो पहला शिकार बनता है, शार्क्स उसके पैर खा जाते हैं और उसे समुद्र के नीचे खींच लेते हैं। रूकी डेस्परेट होकर शिप तक वापस तैरने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क्स उसके हाथ और पैर खा जाते हैं। पास ही एक फॉर्मर मरीन ट्रेंट स्लेटर एक डिंगी में उस शिप तक पहुंचता है, लेकिन दोनों सेलर्स का कोई निशान नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद शार्क्स का शॉल फिर से अटैक करता है, बट ट्रेंट एक साउंड वेव ट्रांसमीटर यूज करता है जिससे शार्क्स पीछे हट जाती हैं। दूर एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मिस्टी अपनी प्रेजेंटेशन देती है, स्टूडेंट्स को इलीगल शार्क हंटिंग के खिलाफ अवेयरनेस देते हुए। वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो शार्क्स के साथ तैर रही होती है, ये प्रूव करने के लिए कि अगर उन्हें प्रोवोक ना किया गया हो तो वो पीसफुल होते हैं। पर वो एक स्पीशीज बुल शार्क से दूर रहने की सलाह देती है जो ग्रेट व्हाइट से भी ज्यादा खतरनाक होती है। प्रेजेंटेशन के बाद ड्यूरेंट फार्मास्यूटिकल्स का रिप्रेजेंटेटिव ग्रेग बर्न्स मिस्टी से मिलता है। वो कहता है कि उसका बॉस मिस्टी की सर्विसेज हायर करना चाहता है और एडवांस पेमेंट के तौर पर एक $50,000 का चेक देता है। मिस्टी को ये प्रपोजल सस्पिशियस लगता है, पर अपनी शार्क कंजर्वेशन कैंपेन के लिए फंड्स की जरूरत की वजह से वो डील एक्सेप्ट कर लेती है। इधर ट्रेंट अपने बेस पर वापस आता है और अपने कलीग एल्डर से मिलता है क्योंकि उसने बुल शार्क्स का शॉल समुद्र में देखा था। एल्डर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके कैमरास शार्क के शॉल को बेस के अंदर दिखाते हैं जो इलेक्ट्रिक फेंसेस से प्रोटेक्टेड है। पर जब वो क्लोजली देखते हैं तो फेंसेस के नीचे एक ओपनिंग दिखती है जो ये बताती है कि शार्क्स वहां से भाग निकलने का रास्ता ढूंढ चुके हैं। अगली सुबह मिस्टी पोर्ट पर जाती है और वहां ग्रेग से मिलती है, जिसके साथ में डैनियल एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट और लेस्ली एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट भी होते हैं। उन्हें भी कंसल्टेंट्स के तौर पर हायर किया गया है, लेकिन दोनों को इस जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये मिस्टी के शक को और बढ़ाता है, पर ग्रेग सबको एक बोट पर चढ़ने को कहता है जो उन्हें डुरैंट फार्मास्यूटिकल्स के सीक्रेट बेस पर ले जाती है। वहां पहुंचते ही मिस्टी की मुलाकात ट्रेंट से होती है, जो ग्राफाइट हुप्स लगाकर इलेक्ट्रिक फेंसेस का वोल्टेज बढ़ा रहा होता है। मिस्टी ऐसा करने का रीजन पूछती है तो ट्रेंट कहता है कि ये गिनी पिग्स को बेस के अंदर बंद रखने के लिए है। वो उसे एक साइट ग्लास दिखाता है जिसमें बुल शार्क्स का एक ब्रीड कैप्टिविटी में दिखता है। फिर ऑपरेशन का ओनर कार्लोस डुरांट अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन मिस्टी जो देखती है उसे पसंद नहीं करती और उसका एक्सप्लेनेशन मांगती है। वो कहती है कि इतनी अग्रेसिव स्पीशीज को गिनी पिग बनाने का आइडिया खतरनाक है, पर कार्लोस उसे अश्योर करता है कि उसका सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग है। वो एक डेमोन्स्ट्रेशन देने का फैसला करता है और सबको टेरेस पर ले जाता है जहाँ एल्डर इंतजार कर रहा होता है। एल्डर प्रेजेंटेशन शुरू करने वाला होता है कि तभी कार्लोस अचानक उसे पानी में धकेल देता है। तीनों कंसल्टेंट्स घबरा जाते हैं और एल्डर को वापस तैरने को कहते हैं, पर वो पैनिक में डूबने लगता है। मिस्टी उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। वो उस तक पहुंचती है, पर तभी 5 शार्क्स उनकी तरफ आते दिखते हैं। मिस्टी पूरी कोशिश करती है वापस तैरने की, और जब शार्क्स उन्हें खाने वाले होते हैं, ट्रेंट अपना साउंड वेव डिवाइस एक्टिवेट करता है। इससे शार्क्स दूर हट जाते हैं और ग्रुप मिस्टी और एल्डर को पानी से निकालने में मदद करता है। ये प्रेजेंटेशन मिस्टी को और गुस्सा दिलाती है, पर कार्लोस बताता है कि उसने शार्क्स को टेम करने का तरीका ढूंढ लिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने उन्हें सिंक्रोनाइज स्विमिंग भी सिखाया है। वो मिस्टी से पेशेंस रखने को कहता है, ये कहकर कि जल्दी ही उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। बाद में कार्लोस अपने रूम में जाता है और एक छोटा केस उठाता है जिसमें रेड सब्सटेंस वाले वाइल्स होते हैं। वो एक वाइल लेता है और लिक्विड उसके जिस्म में एक अननोन रिएक्शन देता है। तभी ग्रेग वहां आता है और अपने बॉस को शार्क्स के एस्केप के बारे में बताता है जो फेंसेस के नीचे ओपनिंग बनाकर भाग गए। ट्रेंट भी रिपोर्ट करता है कि शार्क्स ने समुद्र में सेलर्स पर अटैक किया है और अगर ये बात पब्लिक हुई तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। पर कार्लोस इस न्यूज से खुश होता है क्योंकि ये दिखाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट प्लान के मुताबिक चल रहा है। तब पता चलता है कि कार्लोस ने केमिकल कंपाउंड बनाया है जो शार्क्स को ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकता है। वो ये भी कहता है कि जब एक्सपेरिमेंट खत्म होगा तो शार्क्स को खत्म करना होगा ताकि रिसर्च का कोई नामो निशान न बचे। कार्लोस को ये नहीं पता कि जब वो ग्रेग से ये बात कर रहा
था, एक शार्क विंडो के बाहर से उन्हें देख रहा था और उनके लिप मूवमेंट से उनकी सारी बातें समझ रहा था। कुछ घंटे बाद कार्लोस कंसल्टेंट्स को बुलाता है और अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सब बताता है। वो कहता है कि प्रोजेक्ट एक क्रिटिकल पॉइंट पर है और उसे उन तीनों की एक्सपर्टीज की जरूरत है। लेस्ली और डैनियल के केस में उनकी न्यूरोसाइंस एक्सपर्टीज से एक ऐसा कंपाउंड बनाया जा सकता है जो किसी जीव के इंटेलिजेंस को एनहांस करे। लेस्ली कहती हैं कि वो सिर्फ स्टिमुलेंट्स के डेवलपमेंट से फेमिलियर है जो एग्जिस्टिंग ब्रेन कैपेसिटी को बूस्ट करते हैं, पर कार्लोस कहता है कि उसने एक ऐसा कंपाउंड बनाया है जो शार्क सेल्स का यूज करके ब्रेन के जेनेटिक स्ट्रक्चर को बदल सकता है। वो अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक और डेमोन्स्ट्रेशन देता है और ट्रेंट को एक शार्क बेला पर कंपाउंड यूज करने को कहता है। फिर टीम बेला को बेस के अंदर एक टैंक में ले जाती है ताकि कंसल्टेंट्स उसके वाइटल साइंस यानी रिएक्शंस देख सकें। कार्लोस दिखाता है कि ये प्रोसीजर एनिमल्स के लिए हार्मलेस है और रिजल्ट्स प्रूव करते हैं कि शार्क्स दिन ब दिन ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ह्यूमन बींग्स पर टेस्ट्स शुरू हो सकेंगे। उसका एम है एक ऐसा कंपाउंड बनाने का जो ह्यूमन रीजनिंग को एक्सपोनेंशियली बढ़ाए ताकि ह्यूमैनिटी दुनिया की डोमिनेंट स्पीशीज बनी रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस के साथ कार्लोस को डर है कि ह्यूमंस गायब हो जाएंगे अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो। लेकिन इन सब से मिस्टी अभी भी कन्विंस नहीं होती और कहती है कि कार्लोस को बस गॉड कॉम्प्लेक्स है, वो खुद को ह्यूमैनिटी का सेवियर समझता है। इसके जवाब में कार्लोस कहता है कि जब उसका प्रोजेक्ट खत्म होगा तो हर इंसान के पास भगवान बनने का चांस होगा। कार्लोस के इस एरोगेंस से परेशान होकर मिस्टी उसके एम्प्लॉय जॉश से बात करती है और कंपाउंड के शार्क्स पर हुए इफेक्ट्स के बारे में पूछती है। जॉश बताता है कि शुरू से ही शार्क्स ना सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट हुए हैं बल्कि उनके सेंसेस खासकर आई साइट भी एनहांस हो गई है। वो ये भी रिवील करता है कि कार्लोस खुद भी कंपाउंड ले रहा है इफेक्ट्स फील करने के लिए। ये सुनकर मिस्टी को ये पागलपन लगता है और वो इस बारे में कार्लोस को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि उसे इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों बुलाया गया था। कार्लोस कहता है कि कंपाउंड में इंप्रूवमेंट्स के बावजूद बेला अजीब बिहेव कर रही है और इसका इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है। वो मिस्टी से इसके रीजन का पता लगाने को कहता है। मिस्टी बिना ज्यादा सोचे ये बताती है कि बेला प्रेग्नेंट है। जॉश इस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो हर हफ्ते ब्लड टेस्ट लेते हैं, पर मिस्टी शक करती है कि कंपाउंड ने ब्लड रीडिंग्स में इंटरफेयर किया होगा। इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम आती है जब एक बोट बिना किसी वजह के खुद चलना शुरू कर देता है और पावर जनरेटर से टकराता जाता है। साथ ही कई बैरल्स गिर जाते हैं और फ्यूल पानी में बहने लगता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने पर ट्रेंट जनरेटर चेक करने दौड़ता है। उसे शक होता है कि ये शायद किसी शार्क ने किया होगा। इधर जॉश बेला के प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए टैंक में जाता है और उसका मुंह खुला रखने के लिए सपोर्ट लगाता है। वो शार्क को अनकॉन्शियस करता है और उसके थ्रोट से सैंपल लेने के लिए हाथ डालता है, पर जैसे ही उसका काम पूरा होने वाला होता है बेला की आंख हिलती है और जॉश जल्दी से हाथ निकाल लेता है, वरना शार्क उसका हाथ काट लेती। मिस्टी उसे पानी से निकालने में मदद करती है और सीडेटेड बेला को टैंक में वापस फेंक दिया जाता है। उसी वक्त जनरेटर के स्पार्क से पानी में बहा फ्यूल इग्नाइट हो जाता है और एक एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम बंद हो जाता है। इससे फेंसेस की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और शार्क्स बेस के आसपास फ्रीली तैरने लगते हैं। अपनी एनहांस्ड इंटेलिजेंस के साथ वो कैमरास की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। एक दूसरे रूम में ग्रेग टीम को ढूंढने जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, पर कॉरिडोर की दीवारें लीक करने लगती हैं और जब एक शार्क बेस से टकराता है पानी हर जगह फैल जाता है। टैंक में एल्डर इलेक्ट्रिकल सिस्टम रीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है और देखता है कि ईस्ट कॉरिडोर में लीकेज हो रही है। मिस्टी विंडो से ये कंफर्म करती है और ग्रेग का जिस्म देखती है जो अब लाइफलेस है और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। इस डरावने नजारे के बावजूद मिस्टी बाइट पैटर्न्स में कुछ अजीब देखती है और वो उसे यकीन नहीं होता कि ये नॉर्मल बुल शार्क्स ने ये किया होगा। वो ये शक करती है कि ग्रेग पर बेला के प्रीमैच्योरली बॉर्न बच्चों ने अटैक किया होगा जो कंपाउंड की वजह से अब नॉर्मल नहीं रहे और ज्यादा खतरनाक पिरानियाज जैसा बिहेव कर रहे हैं। कॉरिडोर्स में फ्लड होने के बाद ग्रुप की एक ही उम्मीद बचती है, बेस के टेरेस तक पहुंचना, पर ट्रेंट वार्न करता है कि शार्क्स ने बेस को घेर लिया है। मिस्टी अपने शार्क नॉलेज के साथ कहती है कि शार्क सिर्फ भागना नहीं चाहते बल्कि एक्सपेरिमेंट्स के जिम्मेदारों से बदला भी लेना चाहते हैं। ऐसी टेंस सिचुएशन में ये सुनकर सभी लोग डेस्परेट हो जाते हैं और वे कार्लोस से बचने का रास्ता निकालने को कहते हैं, जिस पर कार्लोस सजेस्ट करता है कि टैंक के अंदर का थ्रस्टर फ्लाई करके टेरेस तक जाना होगा और फिर फोन से कोस्ट गार्ड को हेल्प के लिए बुलाना होगा। मिस्टी तुरंत ये करने को तैयार हो जाती है, पर ट्रेंट उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। वो कहता है कि उसे बेस का ज्यादा पता है, इसलिए वो जाएगा। उन दोनों के आर्ग्यू करते वक्त ट्रेंट का राइट हैंड मैन माइक चुपके से टैंक में जाता है और थ्रस्टर स्टार्ट कर देता है। बाकी सर्वाइवर्स साइड
साइड विंडो से उसे तैरते देखते हैं, पर हाफ वे में एक शार्क उस पर अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं, सोचकर कि ऐसे उसकी सांस रुक जाएगी। पर ट्रेंट अपने दोस्त के पास तैरता हुआ जाता है और उसे टैंक में वापस ले आता है। मिस्टी माइक को हार्ट मसाज देती है जब तक वो होश में नहीं आ जाता। माइक सबका शुक्रिया करता है और टैंक से बाकी इक्विपमेंट्स लेने जाता है, पर तभी बेला पानी से कूदकर उसका सिर खा जाती है। इस सीन को देखकर मिस्टी कहती है कि सारे क्रीचर्स को खत्म करना होगा, क्योंकि ये नॉर्मल शार्क्स नहीं बल्कि लैब में बनाए हुए मॉन्स्टर्स हैं। इससे कार्लोस मना करता है, पर डिस्कशन तब रुक जाती है जब बेस इम्प्लोड होने लगती है। बिल्ट अप प्रेशर से पानी पूरे बेस में घुस जाता है और सबको अलग अलग कॉरिडोर्स में बहा देता है। ट्रेंट और मिस्टी एक कॉरिडोर में बंद हो जाते हैं और बड़ी ही मुश्किल से दरवाजा बंद करके फ्लड को रोकते हैं। फिर वो एग्जिट ढूंढने निकलते हैं, जबकि डैनियल अपनी वाइफ लेस्ली को ढूंढता है, जो एक दूसरे कॉरिडोर में बेहोशी की हालत में थी। जॉश और एल्डर भी जिंदा है और वे डॉर्मेट्रीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो शार्क के बच्चों से दूर था। कार्लोस अकेला बेस में चलता है और एक और डोज कॉम्पाउंड लेता है और ये उम्मीद करता है कि ये उसे भागने में मदद करेगा। थोड़ी देर बाद वो ट्रेंट और मिस्टी से मिलता है और कहता है कि फिल्टर रूम से एक एग्जिट है, उनका एक ही चांस है, ये रास्ता लेना, कोस्ट गार्ड से मदद मांगना और बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढना। तीनों प्लान के मुताबिक चलते हैं। पास ही डैनियल अपने वाइफ को ढूंढता है। अचानक वो पास के पानी में हरकत देखता है और रियलाइज करता है कि बेला के बच्चे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लकीली वो एक आयरन बार पकड़ लेता है और सीलिंग पर चढ़ जाता है, जबकि बच्चे पानी से कूदकर उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सेकंड्स बाद वे बच्चे हार मान लेते हैं और डैनियल पानी में कूदकर लेस्ली को ढूंढने लगता है। पर वो बच्चे अब डॉर्मेट्रीज की तरफ जा रहे थे, जहां एल्डर और जॉश छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं। शार्क्स के आने की आवाज सुनकर एल्डर जल्दी से एक बेड पर चढ़ जाता है, जबकि जॉश बाथरूम में भागकर ग्लास कैबिन में लॉक हो जाता है। पर यहाँ एक और ओपनिंग हल में बनता है और कैबिन पानी से भर जाता है। इससे शार्क के बच्चे अंदर घुस जाते हैं और जॉश को खा जाते हैं। एल्डर अपने दोस्त की मदद करना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर पाता। इधर मिस्टी फिल्टर रूम की तरफ जाती है, लेकिन वो डैनियल की स्क्रीम सुनकर उसके पीछे जाने लगती है। तभी कार्लोस इस मौके का फायदा उठाता है और ट्रेंट के साथ फिल्टर रूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर देता है। ट्रेंट गुस्सा हो जाता है, पर कार्लोस नहीं चाहता कि मिस्टी जिंदा रहे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट को अथॉरिटीज के सामने एक्सपोज कर देगी। ट्रेंट कार्लोस के मुंह पर मुक्का मारता है और मिस्टी के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं खुलता। वो विंडो के जरिए मिस्टी से बात करता है और कहता है कि वो कोस्ट गार्ड से बात करने के बाद उसे लेने आएगा, और दोनों अलग हो जाते हैं और मिस्टी बाकी सर्वाइवर्स को ढूंढने लगती है। डैनियल अपनी वाइफ लेस्ली को एक दूसरे कॉरिडोर में देखता है, पर वो उससे सुन नहीं सकती थी। वो उसे बुलाता है और जब लेस्ली उससे मिलती है तो पानी उनके आसपास चलने लगता है। डैनियल समझ जाता है कि ये क्या है और लेस्ली को जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है। लेस्ली उसकी तरफ दौड़ती है, पर कॉरिडोर का दरवाजा जाम हो जाता है और शार्क के बच्चे उसे खींचकर खा जाते हैं। बाहर ट्रेंट टेरेस पर पहुंचकर कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करके उनसे इमीडिएट रेस्क्यू मांगता है। वो जल्दी करने को कहते हैं, क्योंकि बेस में और भी पानी भर चुका था और बेला के बच्चे अपना शिकार ढूंढ रहे थे। वो एल्डर को देखते हैं, जो एक मैट्रेस को बुई के तौर पर यूज कर कॉरिडोर क्रॉस कर रहा होता है, पर पानी उसके सामने चलता है और वो मैट्रेस से गिर जाता है। लकीली एल्डर तेजी से तैरकर वहां से भाग जाता है और एक दूसरे कॉरिडोर में डैनियल से मिलता है, जो अपनी वाइफ के खोने से परेशान था। एल्डर उससे कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से अकेला नहीं भाग सकता, और काफी समझाने के बाद डैनियल साथ चलने को राजी हो जाता है और दोनों एग्जिट ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसी बीच मिस्टी सर्वाइवर्स को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचती है, जहां कई इक्विपमेंट पड़े होते हैं। उसमें से वो एक ब्लो टॉर्च उठाती है और फिल्टर रूम का लॉक तोड़ने के लिए यूज करती है। थोड़ी देर बाद एल्डर और डैनियल उससे मिलते हैं और खुश हो जाते हैं कि उन्हें कोई तो जिंदा मिला, पर लेस्ली और जॉश इतने लकी नहीं होते। उन्हें आगे बढ़कर टेरेस के एग्जिट तक जाना होता है, लेकिन जब मिस्टी शार्क के बच्चों की आवाजें सुनती है तो वो डैनियल और एल्डर को आगे जाने के लिए कहती है। वो दोनों को दरवाजा बंद करने को कहती है और खुद पीछे रुककर क्रीचर्स को खत्म करने के लिए ब्लो टॉर्च पानी में चलाती है। लेकिन जैसे उसे डर था, ये अच्छा आइडिया नहीं होता और कुछ बच्चे उसके पास से निकलकर रूम में घुस जाते हैं। इसी वक्त एल्डर और डैनियल लैडर से एग्जिट की तरफ चढ़ रहे होते हैं, पर रूम फिर से फ्लड होने लगता है, जिससे वे बच्चे जल्दी ही उन तक पहुंच जाएंगे। बाहर ट्रेंट कोस्ट गार्ड का वेट कर रहा होता है, पर सर्वाइवर्स को ढूंढने से पहले वो कार्लोस से चाबी मांगता है, जिसे कार्लोस मना कर देता है, क्योंकि वो अपने लाइफ वर्क को खत्म नहीं करना चाहता। पर ट्रेंट कहता है कि अब देर हो चुकी है और उससे चाबी देने को फोर्स करता है। चाबी मिलते ही वो मिस्टी को बचाने निकलता है कि तभी उसे एडक्ट के अंदर एल्डर की आवाज सुनाई देती है। ट्रेंट जल्दी से रेलिंग हटाकर अपने दोस्त को सेफ निकाल लेता है, पर जब डैनियल की बारी आती है, उन्हें पता चलता है कि शार्क के बच्चे उस तक पहले पहुंच गए और उसकी आधी बॉडी को खा चुके थे। वे
क्रीचर्स डक्ट के एग्जिट तक आने की कोशिश करते हैं तो दोनों को डैनियल की बॉडी छोड़कर डक्ट बंद करना पड़ता है। एक और लॉस के बाद सबको मिस्टी के जिंदा होने की उम्मीद कम लगती है, पर वो टैंक के जरिए बेस से भाग निकलती है और एग्जिट की तरफ तैरती है। बाद में टेरेस के पास पहुंचकर ही वो ग्रुप की तरफ बढ़ती है कि तभी उसके पीछे एक बड़ा फिन दिखता है, इसलिए मिस्टी तेजी से तैरने की कोशिश करती है और एल्डर और ट्रेंट की मदद से पानी से निकल जाती है। वो देखती है कि डैनियल वहाँ नहीं है तो वो उसका मतलब समझ जाती है। वो कार्लोस पर इस सब के लिए ब्लेम करती है कि कैसे उसके एम्बिशन ने लोगों की जान ले ली। उनकी बहस तब रुकती है जब कोस्ट गार्ड का ड्रोन साइट के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ड्रोन डिस्ट्रेस कॉल कंफर्म करने आया था और एल्डर और मिस्टी चिल्लाते हैं, पर ड्रोन कॉल ट्रांसमिट करने से पहले ही एक शार्क पानी से कूदकर उसे खा जाता है। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब बेस पर ज्यादा फ्लड होने की वजह से वो समुद्र में डूब जाएगी, जिससे एस्केप की कोई उम्मीद नहीं दिखती। पर ट्रेंट डोर में एक इमरजेंसी बोट देखता है जिस तक उन्हें पहुंचना होगा, वरना बेस पूरी तरह डूब जाएगा। लेकिन एल्डर पानी में वापस जाना नहीं चाहता था, तो मिस्टी उससे कोई चॉइस नहीं देती और उसे पानी में फेंक देती है और खुद भी ट्रेंट और कार्लोस के साथ कूद जाती है। चारों लोग तेजी से स्पीड बोट की तरफ तैरते हैं, पर एल्डर समुद्र के नीचे खींच लिया जाता है। थोड़ी देर बाद बेला का फिन दिखता है और वो ग्रुप की तरफ बढ़ती है, पर सबको हैरानी होती है जब वो ट्रेंट और मिस्टी को छोड़कर कार्लोस के पीछे चली जाती है। कार्लोस पानी में डुबकी लगाता है और जोर से चीखता है, जिससे बेला दूर हट जाती है। ये देखकर सबको और खुद कार्लोस को ऐसा लगता है कि शायद उस कंपाउंड ने उसे शार्क जैसी एबिलिटीज दे दी है और वो साउंड वेव एमिट कर सकता है। पर वो जल्द ही गलत साबित होता है जब बेला नीचे से आकर एक जंप में उसे खा जाती है। इस अटैक के बाद ट्रेंट और मिस्टी बोट तक पहुंचते हैं और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो काम नहीं करता। बेला फिर उनकी तरफ बढ़ती है और एक ही अटैक में उन्हें खाने के लिए तैयार थी। सबको लगता है कि ये एंड है, पर आखिरी सेकंड में ट्रेंट और मिस्टी बोट के अंदर से फ्लेयर गन्स निकालते हैं और शार्क पर फायर करते हैं, जिससे वो पानी में गिर जाती है या शायद मर चुकी है। अब प्रेडेटर से फ्री ट्रेंट मोटरबोट स्टार्ट करता है और मिस्टी एल्डर को ढूंढने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद एल्डर जिंदा दिखाई देता है और कहता है कि एक शार्क ने उसे पकड़ा था, पर सिर्फ उसके स्नीकर्स छीनकर उसे छोड़ दिया। आखिर में तीनों भाग निकलते हैं, पर मिस्टी वार्न करती है कि वे बाकी शार्क्स को जिंदा नहीं छोड़ सकते। ट्रेंट अग्री करता है और कार्लोस से ली हुई चाबी और बोट में रखे डेटोनेशन मैकेनिज्म को दिखाता है। ये डेटोनेटर कार्लोस ने सेफ्टी मेजर के तौर पे बनाया था, एक्सपेरिमेंट के एक्सपोज हो जाने पर। ट्रेंट बटन दबाता है और पूरा बेस उड़ जाता है और तीनों ये सोचकर निकलते हैं कि सारे शार्क्स खत्म हो गए। 3 हफ्ते बाद एक बीच पर एक यंग कपल अपने सर्फ बोर्ड के साथ वेव्स पकड़ने जाता है, पर उन्हें सख्त तरीके से पता चलता है कि बेला और उसके बच्चे एक्सप्लोजन से बच गए हैं और अब समुद्र में आजाद हैं, हर चीज को खाने के लिए तैयार जो उन्हें रास्ते में मिलती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।